हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 6th क्लास है, हमारे अतीत हमारे बुक हम लोग आपका देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 हमारा प्रारंभ हो रखा है, नए साम्राज्य और राज्य। इसके विषय में हम लोग आपका पढ़ रहे थे। आज हम आपका चैप्टर को अंतिम रूप देंगे और अगर चैप्टर हमारा बीच में ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग आपका नया चैप्टर इसके बीच में ही अपना स्टार्ट कर लेंगे। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि कल मैं आपका बच्चों से वो आपका रिवीजन करवाऊँगा, मैं आपको पूछूँगा भी और आपको बताऊँगा भी। तो आज सारे बच्चे, स्कूल के बच्चे जो भी हैं, वो आपका रेडी हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे सभी बच्चों ने लेक्चर को बहुत अच्छे से घर जाकर आपने रिवीजन किया होगा। चलिए, तो हम चलते हैं पहले सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, चैप्टर आपके सामने है 10। इसको हम लोग आपको प्रारंभ कर चुके हैं और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को आपका देख रहे हैं, इनको जान रहे हैं। अब देखिए, इसमें हम लोग हर सैन के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या होती हैं परिस्थितियाँ। आप इस मैप को वापस एक बार देख सकते हैं और इसको आप बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हैं क्या चीज़ें हैं। देखिए, और हम लोग जो है इस चैप्टर में मैं आपको पूरा बताया था प्रशासन क्या चलता है, शासन कैसे चलता है, सेना किस प्रकार की थी और दक्षिण जो आपके राज्य थे वो उनमें सभाएं आपकी किस प्रकार की होती थी, कैसे अब आपकी सभाएं चलती थी। इन सभी को हम लोग अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से देख पाए, इनको जान पाए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि हम लोग यहाँ तक जो था वैसे अंतिम रूप तक अपना देख चुके थे कि सभाओं का क्या महत्व था, क्या चीज़ें थी। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अपने लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ा, जाना और समझा है। आज शुरू करते हैं। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। कह रहे कि अगर आप लोग उस समय की बात कर रहे हैं, अगर आपको उस समय की झलक देखनी है, आपको उस समय की कुछ एहसास करना है या महसूस करना है कि उस समय में क्या हो रहा था, क्या सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि उस समय जो था थोड़ा सा अलग था माहौल। अलग माहौल का मतलब है बच्चों कि उस समय को फ़ील करने के लिए चाहे हम कुछ नाटक देख लें, कुछ स्रोत मिल जाए जिनको हम लोग आपका फ़ील कर लें। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जो कुछ इसके उदाहरण हैं जिनको हम लोग आपका देखते हैं। देखिए, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। कह रहे जो कालिदास थे, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी है बच्चों, और बोलते हैं कालिदास के नाटक इसलिए फेमस थे कि वो उनका सजीव वर्णन करते थे, कि जैसे घटना बिल्कुल हुई है उसको हूबहू दिखाते थे। इन नाटकों में एक रोचक बात यह थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। यानी कि इन नाटकों में जो भाषा प्रचलित थी वो कौन सी भाषा थी बच्चों? तो आप कहेंगे सर इन नाटकों में आपका संस्कृत भाषा प्रचलित थी। जब लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं, उन सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। देखिए, अभी मैं जिक्र कर रहा था जिसका, वो नाटक हमको मिल गया है अभिज्ञान आपका शकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी है। देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम यानी कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी है। इसमें वहाँ बताया कि कैसे आपका शकुंतला मिलती है, कैसे राजा बाप के दुष्यंत मिलते हैं, कैसे उनका पुत्र आपके भरत होते हैं। उस भरत से ही भारत का नाम भारत पड़ता है जिनके नाम पर। तो उनकी पूरी जो प्रेम गाथा है, जो उनकी पूरी स्टोरी है, उसमें दर्शाया गया है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारी के दुर्व्यवहार की बात की गई है कि कैसे एक राज कर्मचारी ने एक मछुआरे के साथ आपका दुर्व्यवहार किया है। इन सब की जो जानकारी है वो हमको इसमें दी गई है। देखिए, जैसा मैं अब आपका देख पा रहा हूँ कि कुछ बच्चे स्कूल के अभी खड़े हुए हैं अपनी क्लास में, तो मैं उन बच्चों से अनुरोध करूंगा कि बैठ जाएं और सामने क्लास पर पूरा फोकस करें। बैठ जाइए सामने बच्चों
और पूरी तरह से क्लास में फोकस कीजिए। जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आप उस समय माइक ऑन नहीं करते, बातें नहीं करते, आप अपना डाउट नहीं लेते, तो इस तरह से रिवीजन प्रक्रिया में कुछ बाधा हो सकती है। तो आप अपनी कक्षा पे पूरा ध्यान दे बोलते। देखिए, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। अब कह रहे कोई आपका मछुआरा है और आपको उस मछुआरे को क्या मिलती है? एक अंगूठी मिलती है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी अ, राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। कह रहे हैं जो राजा दुष्यंत था, उन्होंने एक क्या करी थी, जो अंगूठी थी वो आप किसको भेंट की थी? शकुंतला को भेंट की थी। पर दुर्घटनावश उसे एक मछली ने निगल लिया। कह रहे कोई ऐसी दुर्घटना हो गई कि उस जो मछली थी उसको वाप किसने निगल लिया? मतलब जो अंगूठी थी उसे मछली ने निगल लिया। जब मछुआरा इस उंगली को लेकर राजमहल पहुंचा, यानी जो अंगूठी थी वहां उसको लेकर अगर आपका मछुआरा वहां उसको पहुंच गया, तो द्वारपाल ने उसे चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। अब उसे अंगूठी मिली, वो पहचान गया कि राजा की अंगूठी है, वो देने के लिए आपके राजमहल पहुंच गया, तो लोगों ने कहा कि ने चुराई होगी और अब सफाई देने के लिए आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। देखिए, राजा को जब पता लगा कि ये अंगूठी तो मैंने आपकी शकुंतला को दी थी और ये इसको कैसे प्राप्त हुई ये जानकर जो था, राजा बड़े प्रसन्न हुए, उसको क्या दिया, कुछ गिफ्ट उपहार या कुछ इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। अब देखिए कि जो उसको क्या मिला, इनाम मिला था, उसको हड़पने के लिए कौन था बच्चों? जो आपके पुलिस वाले थे। और द्वारपाल कहाँ चले गए? शराब खाने। शराब खाने का मतलब है जहां आपकी शराब मिलती थी उस समय। ठीक, अगर आज किसी आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा? तो नहीं, ऐसा बर्ताव आपका नहीं होता है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए हैं, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अभिलेख लिखवाए हैं। तो बच्चों, ये तो है जैन या बौद्ध में से आपको देखना है कि कौन से ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने प्राकृत में उपदेश दिए हैं। और अभिलेख का तो आपको नाम पता है कि मौर्य वंश के बहुत प्रसिद्ध शासक रहे हैं, ये मैंने हिंट दी है आपको। और इसके लिए आपको 6 और 7 जो आपका चैप्टर है वो आपको देखना है और जानना है, तभी आपकी ये सारी चीजें क्लियर होंगी। चीनी यात्री फासियांग का ध्यान उन लोगों की दुर्गंतियों पर गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्होंने शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते थे, अगर इन लोगों को शहरों या बाजारों के भीतर आना है तो सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते हुए रहते हैं। यह आवाज सुनकर लोग आपके सतर्क हो जाते हैं और अपने को छू जाने से किसी प्रकार के संपर्क से बचाते हैं। देखिए, ये मेनली बात कर रही है उन अछूत लोगों की, जो उस समय में जो आपका चीनी यात्री आया है वो उनके विषय में लिखता है। ये अछूत लोग हैं जिनको लोग छूते नहीं थे, टच नहीं करते थे। वो आपका शहर से, गांव से, वो आपका बाहर रहते थे। अगर मान लीजिए उनको शहर में, गांव में आना पड़ रहा है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता था बच्चों? कि एक लकड़ी को लेकर उसको बजाते हुए आना पड़ता था। यानी कि लोगों को सतर्क करना पड़ता था कि हम आ रहे हैं और आप सावधान होकर आइए, ताकि आप हमें छू ना लें। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की व्यवस्था थी। ठीक, एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। कह रहे बाणभट्ट हैं जो कवि हैं, उन्होंने क्या करा है, एक अभियान में आपकी सेना राजा के साथ बाहर निकली और उसका जो आपका सजीव चित्रण उन्होंने आपका किया है। राजा की सेना, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियार, अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असभा जिसमें सोने के पायदान भी शामिल होते थे, खाने पीने के सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि सभी प्रकार की चीजें शामिल होती थी।
ये सारी चीजें ठेला गाड़ियों पर, ऊँटों पर, हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इन विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े बिल्कुल तथा बुरी तरह बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों के उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या अनुरोध उसके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे निवास विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुते बैल इस हलचल के भारी माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। यानी कि जब भी कोई आपका काफिला निकलता था राजा का, तो ये मानिए कि उस पूरे क्षेत्र का लोग क्या था, धूल में आपका अट जाता था। ठीक। अब ये कह रहा है कि सेना के साथ जो सामान जाता था आप उनकी सूची बनाओ। ग्रामवासी राजाओं के लिए क्या क्या लेकर आते थे, तो भैया जो उनके खाने पीने का सामान है, ये सारी चीजें थी उनके लेकर आते थे। अब देखिए ये आपका प्रश्न उत्तर है। हर्षवर्धन ने गौतमीपुत्र सातकर्णी की प्रशंसा प्रस्तुति लिखी है। आर्यभट्ट, इसमें सही और गलत बताना है। ठीक। ये आप पूरा चैप्टर अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, बहुत अच्छे से रिवीजन करा है, तो ये सारे प्रश्न आपके वहां से मिलते हैं। अब मेन है इनमें ये सारे शब्द, ये चैप्टर का की पॉइंट है। ये मानिए कि यही पूरे चैप्टर हैं आपके सामने। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। जैसे उपयोगी शब्द हैं, प्रशस्ति क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हमने इसी के साथ टॉपिक शुरू करा था। आर्यवर्त में कौन से देश, कौन सा क्षेत्र आता है, कौन से राज्य थे। दक्षिणापथ क्या है, वंशावली क्या है, अनुवांशिक पदाधिकारी क्या है, सामंत क्या है, सभा क्या है, नगरम क्या है। यही चीजें हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम में, तो आप इन सबको अगर लिख पाएंगे, यहां तक कोई प्रश्न में आपको किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। 8 प्रश्न है, आप इनको करिए और उचित तरह से देखिए। तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे रूप में जो है आपका समाप्त हो गया। आपको ध्यान देना है। ठीक। और ये रहा, एक बार पुनः चित्र को देख लीजिए। सिक्कों का जो अलौकिक आपका दृश्य है वो आपके समक्ष है और आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं कि क्या चीजें हैं। ठीक, इसको समझिए। देखा इतने, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई भी ऐसा बच्चा जिसने चैप्टर ये पढ़ा है और इसमें कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, किसी प्रकार का आपको डाउट है, कोई चीज आपको पूछनी है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई चीज इस चैप्टर में आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे अपना जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से जो है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 10 और ये बुक लगभग आपके समाप्त है। एक चैप्टर और आपका बचा हुआ है जो आपको देखना है। ये चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये चैप्टर भी अंतिम चैप्टर है इस बुक का। क्या है? इस बुक का ये चैप्टर क्या है? अंतिम है। ठीक है, ये क्या है? चैप्टर नंबर 11 है, इमारतें, चित्र तथा किताबें। अब देखिए, सबसे पहले आप इन सबको छोड़िए। अब मैं आपको कुछ लौकिक चित्र दिखाता हूं, पहले उनको देख लीजिए, फिर हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ना शुरू करेंगे। इसको आगे आपको देखना शुरू करेंगे कि आपका चैप्टर में है क्या, मेन कंटेंट क्या है, क्या सारी चीजें हैं। इन सबको हम लोग आपका एक एक करके आपका देखना शुरू करेंगे। अब देखिए किस तरह से सांची का स्तूप बहुत अच्छे रूप में आपको दिखाई देगा। अंतिम चैप्टर है क्योंकि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इमारतें और चित्र को ही हम लोग वर्णन करेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए किस तरह के सिक्के मिले हैं,
कैसे हमें भीतर गांव मंदिर मिला है, उत्तर प्रदेश के आपका ललितपुर में है, क्या स्थिति है, ये देखिए। किस प्रकार का उत्कृष्ट महाबलीपुरम किसके समान है, स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, ये देखिए। किस तरह से आपकी सजावट सुनहरी चीजें होती थी, ये देखिए। चित्रकला की जो सजीवता, जो वर्णन है, वो किस तरह से किया गया है, आप इसको इसमें देख सकते हैं। चलिए, आप इसको देख रहे हैं और देखिए किस तरह से ये चित्र का वर्णन है। आप इन सब चीजों को देखिए, आपको एक एक करके इसमें मिलेगा और इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्यों ना हम अपने चैप्टर को प्रारंभ करें और इसको देखें। ध्यान दीजिए, इमारतें, चित्र और किताबें, चैप्टर नंबर 11, मरुत, समी और लोहा स्तंभ। मरुत सामी आज बहुत खुश था। पहिए दार कुर्सी में बैठकर उसका छोटा भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोहे के स्तंभ के सामने ले गया। देखिए, आपको पता है कि कुतुब मीनार किसने बनाई है? सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है। जब आपने पढ़ा है, अपने सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवीजन करा है, तो आपको ये पता होगा कि जो आपका कुतुब मीनार है वो आपका किसने बनाई है। बताइए मुझे बच्चों कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया है? तो आपको पता होगा कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी नींव रखवाई, इल्तुतमिश ने वहां उसको पूरा कराया था। इतना आपको ध्यान है बच्चों। और उसके सामने ही प्रसिद्ध है लोहे का स्तंभ लगा हुआ। किसके? कुतुब मीनार के। धूल भरे पथरीले रास्ते से रैंप के सहारे यहां तक आना काफी मुश्किल था। कह रहे कि रैंप तक आना क्या था बच्चों? बहुत ही आपका मुश्किल था। आपने इस अनुभव को मारुत सामी कभी नहीं भूल पाएगा। और कह रहे हैं जो ये लड़का है, जो उसने एक्सपीरियंस करा है, मैं उनको देखकर वो कभी इस एक्सपीरियंस को आपका नहीं भूल पाएगा। जैसे बात करते हैं सबसे पहले धातु विज्ञान की। मेटलॉजी साइंस होती है बच्चों, ध्यान रखना है। हम मेटलॉजी साइंस के अंतर्गत हम लोग आपके मेटल की स्टडी करते हैं कि कौन सा मेटल किस प्रकार का है, क्या इसमें धातु है, कौन सा अयस्क है, क्या चीजें हैं, कैसा बना है, इसकी लाइबिलिटी कितना है, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया है। कह रहे जो भारतीय विश्व जो धातु वैज्ञानिक है, उन्होंने कहाँ योगदान दिया है? विश्व धातु विज्ञान में योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पा वासियां कुशल शिल्पकारी थे, कि जो हमें आपकी पुरानी जो आपकी खुदाई मिली हैं, उन खुदाई में हम लोगों को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिन्हें हमको ये जानकारी मिलती है कि क्या थी ये हड़प्पा सारी एक कुशल शिल्पकार थे। कुशल मतलब उनको स्किल थी, वो जानते थे कि किस तरह से मूर्तियां बनेंगी लोहे की, किस तरह से पीतल की बनेंगी। इस तरह उन्हें तांबे के धातु क्रम यानी कि धातु संशोधन की जानकारी थी कि धातु को हम फिल्टर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया कि तांबा और कांसा को ऐड करके हम किस तरह टिन को क्षमा चाहूंगा कि तांबा और टिन को मिलाकर हम किस तरह से कांसा बनाएं, उसकी विधि हो जाते थे। ठीक है, और बच्चों ये प्रश्न आपका क्विज में भी बन सकता है कि कांसा किससे मिलकर बना है, तो आप बताएंगे टिन और तांबे से मिलकर बना है। जब हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोहे से संबंध थे। देखिए, हड़प्पा में मेनली कौन सा जो काल था, हड़प्पा में कौन लोग कहां से परिचित थे? तो कांस्य से परिचित थे, इसलिए हम इसको कांस्य युग बोलते हैं। उत्तराधिकारी मतलब जो उनके बाद के लोग आए वो किससे प्रसारित थे? आपका लोहा युग से। यानी कि आप कह सकते हैं हड़प्पा में आपका लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था, केवल तांबे का प्रयोग था, इसलिए हम उसको कांस्य युग की सभ्यता जानते हैं। ध्यान रहेगा आपको इतना। आगे देखिए, भारत में अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। कह रहे भारत में सबसे अच्छा जो बढ़िया क्वालिटी का जो लोहा है उसका ये निर्माण होता था। जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस तरह का लोहा आपको देखने के लिए मिलता था। अब देखिए, लोहा स्तंभ, मेहरौली। देखिए, मेहरौली जगह है दिल्ली में।
ठीक है। मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोहा स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। किसका है बच्चों? कि कुतुब मीनार के सामने खड़ा है, उसके परिसर मतलब होता है उसका क्षेत्र होता है, उसमें खड़ा लोहे का स्तंभ शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत यानी कि यूनिक एग्जाम्पल है। ठीक है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, वजन 3 टन से भी ज्यादा है। देखिए कितना है, 3 टन। ठीक है, यानी कि टन मतलब 1 टन मतलब आपका 100 कुंटल का होता है। ठीक है, बहुत भारी है। इसका निर्माण लगभग, देखिए समय बताया है, लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनाने की समय की जानकारी हमें इसके खुदे अभिलेख से मिलती है। वो कह रहे कि जो सब बना है इस बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिली? इस पर जो लिखा अभिलेख है उससे मिलती है। इसमें चंद्र नाम का एक शासक का जिक्र हुआ है जो संभवतः गुप्त वंश यानी कि अभी हम चैप्टर आपका 10 पढ़े हैं के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्ष के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। समझ रहे हो? ये जो स्तंभ है क्यों फेमस है? देखिए पुराना है ये तो फेमस है, लेकिन बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि लोहे को अगर आप हवा में छोड़ दो, बारिश में वर्षा में छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाता है और जंग लगकर गल कर खराब हो जाता है। लेकिन मेहरौली में जो कुतुब मीनार के परिसर में जो ये खड़ा है, इसमें अभी तक लोहे में जंग नहीं लगा है। ऐसा ही है। ठीक है, और आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसा है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चले जाओगे तो आपको बहुत कुछ, आपको यूनिक जो आपकी चीजें हैं उनके विषय में आपको जानकारी मिलती जाएगी। देखिए कैसे कितना लौकिक सुंदर है। देखिए ये है इसका परिसर, ये देखिए ये है पूरा, दिखाई दे रहा है आपको? एक एक अलग सी आपकी कलाकारी भी की गई है। इसको देखें, और कभी बच्चों आपको मौका मिले दिल्ली जाने का तो आपका दिल्ली में आप ये जो है आपका मेहरौली जाइए, मेट्रो मिल जाएगी आपको, और वहां से आप कुतुब मीनार को देखिए। ठीक है, और वहीं आप इसको देखिए, और कुतुब मीनार के सामने है ख्वाजा बख्तियार काकी का आपका मकबरा, जिसके यादगार में नाम पर आपकी कुतुब मीनार बनी है। इनको देखिए। अब ईंट और पत्थरों की इमारतें, इनके विषय में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसलिए आप इन सबको बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, और आप इतने फिलहाल सांची के स्तूप को देखिए। तो बच्चों आज के इस आपका लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, और हमारे अतीत फर्स्ट जो हमारी बुक है, आज हम इसको ये समझिए कि जो अंतिम आपका चैप्टर है हम इसको आपका समाप्ति दे रहे हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग आपके चित्र, आपके इमारतें और जो भवन हैं हम इनके विषय में पढ़ेंगे। और इस बुक को समाप्त करने के बाद हम लोग आपका ज्योग्राफी में हमारे कुछ आपका चैप्टर हो रखे हैं, हम उसकी तरफ आगे रुक कर जाएंगे। तो देखिए किस तरह से आपका ये पूरी बुक है, जो आपका कोर्स है वो आपका समाप्त हो रहा है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक रिवीजन का जो काम है वो आपका पूरा नहीं किया है। तो बच्चों अपना रिवीजन का काम पूरा रखिए, और आपको अगर कोई भी किसी प्रकार का इस विषय से संबंधित आपका डाउट है, कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप अपना अपना सजेशन, अपना सुझाव, अपना प्रश्न, अपना डाउट आप हमें लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हम तक भेज सकते हैं, आप पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका